सारा आकाश अध्याय 9। आखिर पेपर करके हॉल से निकला। तबीयत बड़ी हल्की और खुश थी। पर्चे अच्छे हो गए थे। एक बहुत बड़ा बोझ सिर से उतरा। पहले तो एक काम था जिसमें जी जान से लगे थे, लेकिन अब क्या करेंगे। इस समस्या पर सोचने से पहले ही दिवाकर बोला, चलो आज खूब डट कर सिनेमा देखा जाए। वर्षों हो गए सिनेमा ही नहीं देखा। अगर वह खुद ही ना कह देता तो मेरे लिए बड़े धर्म संकट का विषय हो जाता। आज हम दिखाएंगे और माता जी राजी हो गई तो किरण को भी ले चलेंगे। बेचारी को न जाने कब से सिनेमा देखने को नहीं मिला। सोचती होगी कुएं में आ फंसी। जब हम लोग अलग हुए तो उसने फिर एक बार याद दिलाया, मैं ठीक समय पर शाम को आ जाऊं। ऐसा न हो कि अपनी दार्शनिकता में ही उलझा रहूं। लेकिन उस बेचारे को क्या पता था कि घर पर कौन सी घटना मेरी राह देख रही है। एक युग के बाद अचानक मुन्नी के पतिदेव तशरीफ लाए हुए थे। मुन्नी ने न जाने क्यों इस आदमी की सूरत से नफरत थी। सारे घर में एक तरह की हलचल मची थी। सबको आश्चर्य था। उन्हें टिकाया गया था बाहर वाली बैठक में। इसी में अक्सर बाबूजी और भाई साहब बैठे रहते थे। और तो कुछ पता नहीं चला। हाँ, आते ही उन्होंने यह बता दिया कि मुन्नी को लेने आए हुए हैं, जिसने 2-2.5 साल से कोई सूचना या पत्र नहीं दिया। कभी यह जानने की कोशिश नहीं की कि मुन्नी मर गई या जिंदा है। बाबूजी के 20 पत्र को जो चबा गया, जिसे बिरादरी का प्रभाव भी नहीं हिला सका, उसे अचानक यूं आए देखकर सबके सब हक्के बक्के रह गए। वह मुन्नी को लेने आए हैं, यह सुनकर मैं तो स्तंभित ही रह गया। घर में सब लोग बड़े सहमे सहमे आपस में बातचीत करने को उत्सुक घूम रहे थे। प्रभा और मुन्नी चुपचाप चौके में लगी थी। भाभी जी और अम्मा धीरे धीरे फुसुर फुसुर कुछ बातें कर रही थी। तरह तरह के अनुमान लगा रही थी। रह रह के कुंवर को बाहर भेज देती थी, जा चुपके से सुन के तो आ, तेरी बाबूजी और उसमें क्या बातें हो रही हैं। भाभी खुद भी सधे पंजों से अपने को भरसक आड़ में रखती हुई दरवाजे की ओट में आती और कान लगाकर सुनती। फिर तुरंत जाकर अम्मा को सारे समाचार देती। कुछ सुन लेती, बाकी घटना बढ़ाना अनुमान से कर लेती। सभी इस प्रत्याशित हृदय परिवर्तन का कारण जानना चाहते थे। बैठक में काफ़ी गंभीरतापूर्वक बातें चल रही थी। रात को खाना इत्यादि खिला चुकने के बाद बाबूजी ने आकर अम्मा को सूचना दी, कल मुन्नी जाएगी सुबह 10 बजे की गाड़ी से। सारे घर में सन्नाटा छा गया। आखिर मामला क्या है, जानने को हम सब पास घिर आए। अम्मा ने इतनी देर मामला जानने की प्रतीक्षा में जो कष्ट सहा था, इससे वे झल्ला रही थी। झुंझला कर बोली, बैठो तो सही, कुछ बताओगे भी। चले आए, कल मुन्नी जाएगी। ऐसी क्या आफत आ गई अब निपुते पर। 2 साल कौन सी मक्खी छींक गई थी। अम्मा का गला भिंचा हुआ था कि कहीं स्वर बैठक तक न पहुंच जाए। बाबूजी अम्मा की खाट की पाटी पर पैरों की तरह ही बैठ गए। जमीन पर छोटी सी लालटेन रखी थी। हम सब उसके आसपास गोला बनाए जाड़े के कारण उकड़ू बैठे हुए थे। घुटनों पर ठोड़ियां टिकाए सभी को बाबूजी की बात जानने की उत्सुकता थी। मुन्नी एक और दीवार से लगी पहले ही बैठी थी। जबरदस्ती बच्ची को सुलाकर लंबा सा घूंघट निकाले भाभी भी आ गई। प्रभा नहीं दिखाई दी। हम लोगों के बीच में वही एक हल्की रोशनी थी जो मेरे भाई साहब अमर और कुंवर का घेरा बनाकर बैठ जाने के कारण धुंधली और ढक सी गई थी। कुंवर डरते हुए लालटेन के सिर पर हाथ रखकर गर्माहट लेने का प्रयत्न कर रहा था, ताकि ऐसा कोई गंभीर स्वर कोई हाथ न झटक दे, लेकिन उसकी ओर किसी का ध्यान ही नहीं था। संजीदगी से बाबूजी ने बताया, भाई वो मुन्नी को लेने आया है। बहुत माफ़ी वाफ़ी मांग रहा था, अफसोस जाहिर कर रहा था कि गलती हो गई। अब कभी ऐसा नहीं होगा। अगर ऐसी बात सुनो तो कान पकड़ लेना, जो बिरादरी का दंड होगा भरूंगा। जब रुआंसा सा हो गया तो मैं क्या करता। तो आखिर कुछ बात भी कि यूं ही रुआंसा सा हो गया। जब अचानक कौन सी अकल दाढ़ फूट आई, जो उस कमबख्त के उस चुड़ैल को क्या हुआ। अपने जमाई के लिए अम्मा जिस भाषा का प्रयोग कर रही थी वह नई थी। उस चुड़ैल के कारण ही तो अकल आई है। 5-6 महीने हो गए, सब कपड़े जेवर समेट कर चंपत हो गई। पुलिस में रिपोर्ट भी की है, मगर हाथ आती वह कहीं फिर। अब जाकर सारा दिमाग ठिकाने लग गया। हम सब चौंके तो ये बात है। अब गरज पड़ी तो लाट साहेब आए हैं, कुंवर ने झल्ला कर कहा। बाबूजी तुम मत भेजो मुन्नी जी को। इस पर गंभीर वातावरण में उसकी बात किसी भी महत्व की नहीं मानी गई। भाई साहब ने बताया, अब जो कहता है कि उसने मुझे बर्बाद कर दिया, पहले अंधा कर दिया था, अपना भला बुरा कुछ भी सूझना बंद हो गया था,
पता नहीं उसके बहकावे में आकर कहाँ चरने गई अकल। गई थी तेरी अम्मा के पीहर। अम्मा ने क्रोध में मुंह झटका, फिर गहरी सांस लेकर बोली, अब ऐसे आदमी का ठीक क्या है? कल किसी दूसरी के बहकावे में आ जाएगा। मैं तो अपनी लौंडिया को नहीं भेजती। पहली अधमरी कर दिया था, अब तो मार के ही छोड़ेगा। भाई वह कसम खा रहा है, विश्वास दिलाता है। बाबूजी के समझाने के ढंग पर कहा। बातों से भी लगता है अब समझ आ गई है। धीरज की माँ, हो गई गलती एक बार, अब क्या कोई जिंदगी भर यही करता रहेगा? इस उम्र में आदमी को होश नहीं रहता। हमने उससे सारी बातें साफ साफ कर ली हैं। अम्मा नहीं मानी, उसी तरह लापरवाही से बोली, तुम्हारी बातों की क्या है? जिसने जैसा समझा दिया वैसा ही मान गए। बस यही बात मुझे तुम्हारी बुरे लगती है। मुझे गुस्सा आ गया। तुम समझती तो खाक नहीं हो, बस अपनी अपनी गाए जाती हो, कभी दूसरे की भी सुना करो। परेशानी और हारे स्वर में बाबूजी ने कहा। इस वक्त उसकी गरज ही सही। आया तो खुद है। एक दफ़ा ठोकर खाकर उसकी आंख खुल गई। बातों से भी पता चलता है उसे काफ़ी पछतावे है। तंग वंग नहीं करेगा। ऐसी हालत में तुम ही बताओ, भेज देने में हर्ज क्या है? अच्छा, और नहीं तो क्या, उसे यूँ ही ज़िंदगी भर बिठा कर रखोगी? उसे पढ़ा लिखा दे या कोई हुनर सिखा दे, इतना अपने पास है नहीं। लड़कों को ही देखभाल नहीं हो पाती है। फिर सबकी अपनी अपनी जिम्मेदारी। हम लोग भी आखिर कब तक रखेंगे? अगर ना हो तो लाओ, मुन्नी की दूसरी जगह शादी किए देते हैं। अम्मा छूटते ही बोली, आग लगे तुम्हारे मुंह में, शर्म भी नहीं आ रही? बाल बच्चे के बीच में बैठे ये सब कहते। चले हैं दूसरी शादी कर देने। सो सारी बिरादरी और शहर हमारे जन्म में थूकते फिरे। क्यों? पहले ही कम नेक नामी फैली है। अच्छा, तुम्हारी आर्य समाजियों के साथ रह रहकर अकल सठिया गई है। तो फिर तुम ही बताओ क्या करूं? अकल की बात कहता हूँ सो तुम्हारी समझ में नहीं आती। कुछ कहो तो तुम नाराज हो जाती हो। तुम ही बताओ क्या किया जाए? मेरी समझ में तो इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा। खुद घर आया है, तुम भी यह सोचो मुन्नी का यहाँ होगा क्या? अपने वहीं रहेगी, घर गृहस्थी संभालेगी। बाद में जब सांप निकल जाए तो लकीरें पीटती रहना। वही वाला हिसाब है। आंगन आए नाग न पूजे, बांबी पूजन जाए। अम्मा ने कुछ कहने के लिए मुंह खोला ही था, अचानक मुन्नी के फूट फूट कर रोने से सब चौंक गए। अभी तक दीवार से पीठ टिकाए घुटने ऊपर किए उकड़ू बैठी थी। जाड़े के कारण या मुंह छिपाए रखने के कारण उसने अपनी दोनों बाहों से घुटने घेर रखे थे। अब उसका सिर रुलाई के झटकों से हिलने लगा था। मैं उसके सबसे पास था। मैंने माथे से हाथ लगाकर उसका हाथ सिर ऊपर उठाते हुए दुखी स्वर में पूछा, क्या बात है मुन्नी, क्या बात है? बता ना, क्यों रो रही है, क्यों? उसने ताकत लगाकर सिर छुड़ा लिया और भी जोर जोर से रोने लगी। कुछ बता भी तो दे मुन्नी, मुँह से। हमें पता कैसे चलेगा क्यों रो रही है? भाई साहब ने हमदर्दी से पूछा। बिना जवाब दिए वह रोती रही। कुछ देर बाद बड़ी मुश्किल से उसने रोते रोते ही सिसकियों में कहा, बाबूजी तुम मुझे अपने हाथ से जहर देकर मार डालो, मेरा गला घोट दो, मुझे वहाँ मत भेजो, मुझे वहाँ मत भेजो बाबूजी, मैं वहाँ मर जाऊँगी। मैं तुम्हारे हाथ जोड़ती हूँ, पाँव पड़ती हूँ, मुझे कहीं मत जाने दो। और एकदम झपट कर वह खाट के नीचे लटके बाबूजी के पैरों से लिपट गई। बिलख बिलख कर रोने लगी। हम सब लोगों की आंखों में आंसू भरे। अम्मा अपने गिरते हुए आंसुओं को पल्ले से पोंछती और मुंह खोलकर सिसकती सी सांसें लेती। अरे अरे, यह क्या करती है? बाबूजी ने झुककर काफ़ी बल लगाकर उसे ऊपर गोद में खींच लिया। वह उसकी गोद में औंधी लिपट गई और कटती हुई गाय की तरह रोती रही। अपनी रुलाई के चित्कारों को वह बाबूजी की कमीज अधिक से अधिक मुंह में ठूंस कर दबाने की कोशिश करती रही, लेकिन लगता था जैसे उसकी रुलाई पसलियां तोड़कर बाहर फूट पड़ना चाहती हो। उसके दोनों कंधे और सारा शरीर रुदन के झटकों से बुरी तरह थर्रा कर कांप रहे थे। उसके हिलते हुए काले काले बालों वाले सिर पर झुककर ठोड़ी रखे बाबूजी भी निःशब्द रोते रहे। मोटे मोटे आंसू उनके गालों से ढुलक कर बालों में खो जाते। अपने हृदय की बेचैनी वे जल्दी जल्दी पीठ पर सांत्वना का हाथ फेरकर दबाने की कोशिश करते रहे। हम लोगों की आंख से भी आंसू चुपचाप गालों पर फिसलते रहे। कभी कभी वह खारा तीखा तेजाब होठों के कानों से मुंह में आ जाता। उठते हुए आवोगों को दबाने और नाक से बहते हुए पानी को रोकने के लिए बार बार नाक से सांस खींचते। कुंवर से जब नहीं रहा गया तो वो उठकर अम्मा से चिपट कर रोने लगा। अम्मा, मुन्नी जीजी को नहीं जाने देंगे, उन्हें मत भेजो। इस इतना दुखी लड़की के प्रति हम लोगों ने कितनी उपेक्षाएं और कभी कभी दुर्व्यवहार दिखाया है। इसे सोच सोच कर और भी कष्ट हो रहा है। मैंने निश्चय किया कि मुन्नी को मैं रखूंगा,
चाहे मुझे कुछ भी क्यों न करना पड़े। एक लड़की के लिए खाने पीने का इंतजाम हम लोग नहीं कर सकते। और 8-10 मिनट बाद जब उद्वेग कुछ कम हुआ तो सहसा ही मुन्नी ने फिर कहा, बाबूजी, मैं किसी का चौका बर्तन कर लूँगी, पीस कूट लूँगी, मुझे वहाँ मत भेजो उनके साथ। बाबूजी जब अपने पर नियंत्रण पा चुके थे समझाते हुए बोले, पगली हुई है क्या बेटी? हम लोग क्या कोई गैर हैं? तू आधी रात को यहाँ आ जाइयो। कोई ऐसी वैसी बात देखे तो यह घर तेरा है, हमारा बाद। पर तू इस बार तो मान जा, अब कोई बात नहीं होगी। नहीं बाबूजी नहीं। जैसा किसी भयंकर दैत्य को कल्पना में देखकर वह फपक उठी। मुझे उस कुएं में मत ढकेलो। इस बार बाबूजी ने कराहते स्वर में घायल होकर कहा, तेरी भलाई के लिए ही कर रहे हैं बिटिया। वहाँ अपना घर है, तू नहीं संभालेगी तो फिर बिगड़ेगा। तेरी भलाई इसी में है बेटी। वहाँ बरादरी में बदनामी फैलती है, सब लोग उंगली उठाते हैं, किस किस का मुंह रोकेंगे। जिस दिन मेरे बारे में ऐसी वैसी बात सुनो, मुझे अपने हाथ से जहर देकर मार देना। बाबूजी, वह रोती रही। लगता था प्रयत्न करने पर भी उसकी रुलाई थम नहीं रही है। बाबूजी फिर रोने लगे। इस बार लगा वे काफ़ी देर तक अपने को संभाल नहीं पाएंगे। कुछ देर बाद ही वह फुट फुट कर रोने लगेंगे। भावातिरेक से उनका नीचे का होंठ बुरी तरह कांप रहा था। फिर मुन्नी को एक और खाट पर हटाकर वे जल्दी से उठकर बाहर चले गए। उसके बाद काफ़ी देर हम लोग 1 घंटा यूं ही बैठे रहे, चुपचाप और गुमसुम। फिर जब ठंड लगने और नींद आने लगी तो एक एक उठकर जाने लगा। बस मुन्नी ही अम्मा की चारपाई पर पड़ी पड़ी सी सख्ती सुबकती रही। और सुबह मुन्नी को विदा कर दिया गया। वह चीख चीख कर रोती रही, बिलक बिलक कर रोती रही, लिपट लिपट कर रोती रही। उस समय उसने कहा, कुछ नहीं, बस रोती ही रही, मानो हिस्टीरिया का दौरा आ गया हो। प्रभा से लिपट कर तो इस तरह रोई जैसे जन्मांतरों को विदा ले रही हो। एक दूसरे को छोड़ना ही नहीं चाहती थी। गाड़ी को देर हो रही थी, इसलिए बड़ी मुश्किल से उन्हें छुड़ाया गया। बाबूजी उस समय किसी काम से चले गए थे। मुन्नी मेरे ही बाद की थी, इसलिए घर भर में मैं ही उससे सबसे अधिक प्यार करता था। मेरे गले में बाहें डालकर तो वह बुरी तरह डकरा डकरा कर रोई। कंठ फंस गया था और मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मेरे शरीर का एक एक रेशा अलग अलग बिखर जाएगा। मेरी पसलियां एक विस्फोट से फट जाएंगी और कलेजा मुंह की राह बाहर निकल पड़ेगा। उसने जैसे तैसे सिर्फ इतना ही कहा, भैया भाभी से बोलना, उन्होंने कुछ भी नहीं किया। और उसके बाद वह चली गई। उसे होश नहीं था, बस रोए चली जा रही थी। जब तक गाड़ी दिखी मैं उसे देखता रहा, फिर अपनी कोठरी में आकर किवाड़ बंद करके बैठ गया। आंसू लगातार गालों से बह कर आते हुए गोद में गिरते रहे। मैं समाधिस्थ की तरह बैठा रहा। मन में कुछ गूंज रहा था जिसे मैं समझ नहीं पाता। घर में मुर्दनी छाई हुई थी। कोई मुंह लटका इधर बैठा था, कोई उधर सिसक रहा था, मानो किसी को फूंक कर आए हों। घर की हर दीवार हाय हाय करके खाने को दौड़ती थी।